हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली मित्र ऐप लॉन्च करेगी जो नागरिकों की शिकायतों और सुझावों के लिए एकीकृत मंच होगा। इस ऐप के माध्यम से 21 दिनों के भीतर शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 3 स्तरीय निवारण तंत्र और फीडबैक के लिए कॉल सेंटर भी होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों के बीच नक्शा पास करने के विवाद को खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था बनाने और कानून में संशोधन की बात कही। योगी ने सभी नगरीय निकायों के मास्टर प्लान बनाने के भी निर्देश दिए ताकि सुनियोजित विकास हो सके। मौजूदा निर्माणों को बाइलाज के तहत होने पर बनाए रखने पर भी विचार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने केंद्र और बिहार सरकार की बजट योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि आम जन को उनका लाभ मिल सके। इस अभियान का उद्देश्य एनडीए सरकार की जनहितैषी नीतियों को उजागर करना और लोगों को योजनाओं से जोड़ना होगा। इसमें कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे विकास जैसी योजनाएं शामिल होंगी। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जनगणना 2027 का कार्यक्रम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पहली डिजिटल जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से घरों की सूची और सुविधाओं की गणना के साथ शुरू होगा। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से जातिगत आंकड़ों और वास्तविक गिनती पर केंद्रित होगा। राज्यपाल स्तर से अधिकारियों के पदनाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मंडलायुक्त और जिला अधिकारी प्रमुख भूमिका में होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। विकास कार्यों और घोषणाओं के लिए धन की आवश्यकता है। हालांकि इससे राजकोषीय घाटा अधिकतम 3% की सीमा को पार कर सकता है। केंद्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% ऋण लेने की अनुमति मांगी गई। इस पर इसकी संभावना कम है। बढ़ते कर्ज से ब्याज भुगतान का बोझ भी बढ़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्र सरकार के आगामी आम बजट से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों, योजना और ऋणों से लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपए की मिलने की उम्मीद है। इस धनराशि से राज्य सरकार अपने बजट का आकार निर्धारित करेगी और विकास योजनाओं की दिशा तय करेगी, जिससे प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में यह लगभग 37,000 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 91,70,000 लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 की रुकी हुई पेंशन को लेकर जरूरी अपडेट दिया। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जानकारी दी है कि दिसंबर की पेंशन राशि के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल ईसीएस किए जाने के लिए कोषालय में भेजे जा चुके हैं। यह पैसा जल्द ही पेंशन लाभार्थियों के खाते में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने साफ कहा कि डिप्टी सीएम पद पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी की अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एनसीपी सांसद और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुए उप मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही लेंगे। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक द्वारा रोके जाने और अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं क्योंकि मंत्री और विधायक जनता के काम छोड़कर पैसा कमाने में लगे हैं। अखिलेश ने भाजपा सरकार को अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया।
इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुजफ्फरपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए 2 से 6 फरवरी तक विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी ने किसानों के निबंधन और ई-KYC की प्रक्रिया को अनिवार्य व सरल बताया। इसका उद्देश्य पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें सीधा लाभ देना है। कमजोर प्रदर्शन वाले प्रखंडों को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिसमें प्रतिदिन 2000 निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत अपना AI मॉडल दुनिया के सबसे बड़े AI इम्पैक्ट समिट में लॉन्च करेगा, जो 16 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 देशों के प्रतिनिधि और वैश्विक कंपनियों के CEO शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत विश्वसनीय और सुरक्षित AI मॉडल देना चाहता है। देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $70 अरब का निवेश हुआ है, जो 2 गुना होने की उम्मीद है। AI से नौकरी जाने का खतरा भी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उरई में 1 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में PFMS के माध्यम से मिलेगा। जिले में लगभग 70 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। जो चना, मसूर और सरसों के दामों में भी 300 रुपये तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA पर कांग्रेस की तीखी टिप्पणी का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने करारा जवाब दिया और कहा कि अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने इस मुहावरे का उपयोग कांग्रेस नेता जयराम रमेश की X पर उन टिप्पणियों को लेकर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि FTA को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, देश में बच्चों के लिए बैन होगा इंटरनेट मीडिया। हाल ही सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत पर गंभीर चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई व सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार ने उम्र सत्यापन और सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रतिबंध लागू है, जबकि भारत में भी जागरूकता बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आगरा कोर्ट में भाजपा सांसद कंगना रनौत के मामले में पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई। कंगना ने अपने बयानों पर कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, यही उनकी निजी राय थी। उन्होंने किसान आंदोलन 1947 की आज़ादी पर दिए बयानों का बचाव किया। कोर्ट ने बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की अगली तारीख तय की है। वहीं देखिए दोस्तों, भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे मामलों की लगातार निगरानी कर रही है। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने इस मुद्दे को ढाका के अधिकारियों के साथ कई बार उठाया। भारत की अपेक्षा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं की गंभीरता से जांच करे और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रांस यमुना क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बोर्ड की पहली बैठक में 728 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठकों में सड़कों, ड्रेनेज और जल भराव जैसी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। मानसून से पहले इन मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाल श्रम को अभिशाप बताते हुए बिहार को अगले 5 वर्षों में बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब बच्चों को मजदूरी से निकालकर शिक्षा से जोड़ेगी। पटना में आयोजित एक कार्यशाला में विभिन्न विभागों और संगठनों ने बाल श्रम रोकथाम, उन्मूलन और पुनर्वास पर चर्चा की। पुलिस को बाल श्रम कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कानपुर में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे। पहला चरण 22 मई से 20 जून तक भवनों की गणना के लिए चलेगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या आंकड़े जुटाएगा। इस जनगणना में 33 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी और 13,000 निवासी कार्मिक तैनात किए गए हैं। यह देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश को जीएसटी राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक चिंताएं बढ़ चुकी है। मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भी कमी बताई गई है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर केंद्र से राहत मांगी।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में बसाने का फैसला किया। ये परिवार मेरठ की मवाना तहसील में झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उन्हें रसूलाबाद तहसील के बेसाया और ताजपुर तरसोली गाँव में 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष से पट्टे पर आवंटित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उनके खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर दिया गया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस और खड़गे को यह नोटिस जारी किया, जिसमें जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया। वहीं अगली खबर देखिए, गोरखपुर के बेलघाट में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने देर रात किशोरी को बरामद कर आरोपी आरिज और उसके दोस्त एजाज को हिरासत में ले लिया। मां ने बताया कि उसने अपनी बेटी को आरिज के साथ जबरदस्ती करते देखा, जबकि एजाज रखवाली कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, हालांकि मेडिकल होना अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार का आगामी 2026-27 बजट 3.80 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो पिछले बजट से 19% अधिक होगा। यह विकास, रोजगार सृजन और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा, जिसका आधार 7 निश्चय 3 है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करना होगा। राजस्व जुटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बक्सर के डूमरा में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। यह परियोजना पहले स्वीकृति 14 करोड़ की योजना को रद्द कर लाई गई है, ताकि व्यापक विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी। विदेश विभाग ने आतंकवाद, अपहरण और संभावित सशस्त्र संघर्ष के खतरों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लेवल 3 श्रेणी में रखा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेवल 4 की चेतावनी जारी की गई है। यह सलाह पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे के बाद सामने आई, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी के बावजूद सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली भाजपा ने वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। पार्टी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर रही है और उन्हें सक्रिय कर रही है। हाल ही में हुई कोर ग्रुप मीटिंग में SIR की तैयारियों के साथ साथ केंद्रीय बजट और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण ने रोजगार वृद्धि में सुधारों पर जोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कुशल कार्यबल में 12% वृद्धि से 2030 तक श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार 13% बढ़ सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार दिखा, पर औपचारिक प्रशिक्षण की कमी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों ने ITI डिप्लोमा को स्नातक डिग्री में बदलने और स्कूली शिक्षा में कौशल पाठ्यक्रम बढ़ाने का सुझाव दिया। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश 2030 तक चरम पर होगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने की चुनौती भी है। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नियमों और कैंपस में बढ़ते भेदभाव को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ती वर्गीय खाई और पहचान आधारित राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। शीर्ष ने अदालत से कहा कि UGC के नए नियम अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया, नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। फैसला आते ही सवर्ण समाज के लोग खुशी से झूम उठे। कहीं गुलाल उड़ने लगा, कहीं मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जिनमें आरोप है कि नए नियम सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं। वही दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने PCSE भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के तहत सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 वर्ष का विधि व्यवसाय वकालत अनुभव अनिवार्य होगा। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उच्च न्यायालय की संस्तुति पर किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी बजट में रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के स्पष्ट संकेत दिए। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। उन्होंने विपक्ष को समाधान पर ध्यान देने की सलाह दी और युवाओं के लिए कौशल विकास पर जोर दिया, जिससे भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके।